हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज एक बार बता दो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? यस। एम आई लाइव? एम आई लाइव? क्या मैं लाइव आ चुका हूं? हाँ जी। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो जी? एम आई लाइव? लाइव हो क्या? चैट्स क्यों नहीं दिख रही बच्चों की? चैट्स देखो, चैट्स क्यों नहीं दिख रही है? कहाँ गए बच्चे? हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। अब चैट्स दिख रही हैं, अब चैट्स दिख रही हैं, ठीक है। अब ठीक है बेटा, अब तुम सबकी चैट्स मुझे दिख पा रही हैं, सो नाउ दैट इज गुड। चलो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी? एक बार जल्दी से बताएंगे, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? सब चंगा सी? भैया सब चंगा सी, सब चंगा सी, क्या बात है, क्या बात है। और बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ जी, क्या चल रहा है? बढ़िया। लेक्चर 1 रिवाइज करके आए हैं? लेक्चर 1 कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? लेक्चर 1 कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं, जरा बताओ। लेक्चर 1 रिवाइज करा या फिर भूल गए? भूले तो नहीं ना बेटा? ओ मूर्ख बालक, भूले तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। हमें कहां से स्टार्ट करना था बेटा? इनर्शिया से? इनर्शिया से स्टार्ट करना था ना? राइट। राइट। बहुत बढ़िया। आ जाओ। कल हमने कहानी, कल की कहानी पीके भैया की जुबानी एक बार रिवाइज करना है क्या? एक बार रिवाइज करना है क्या? एक बार रिवाइज करना है क्या? कल की कहानी रिवाइज करनी है? चलो ठीक। कल की कहानी पीके भैया की जुबानी, है ना? कल हमने गैलीलियो भैया का एक एक्सपेरिमेंट देखा था। गैलीलियो भैया ने ये बोला था कि अगर तुम्हें याद हो, गैलीलियो जी आए और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कोई बाहर की फोर्स अगर नहीं लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा। याद आ गया? और अगर कोई रुका हुआ है ऑब्जेक्ट तो वो रुका ही रहेगा। ये गैलीलियो भाई साहब जी ने कुछ चीजें बताई थी। ये हमने लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था, ठीक है। आज हमें इनर्शिया पढ़ना है, लेकिन इनर्शिया पढ़ने से पहले एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी मैं आपको एक करवा देता हूं। एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है जो कि है एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1 वैसे तो उतनी कोई काम की नहीं है एक्टिविटी बेटा, है ना? उसका कोई इतना योगदान नहीं है इस एक्टिविटी का, बट स्टिल हम इसको कर लेंगे। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूं? हाँ। बट स्टिल हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 6.1 में बेटा क्या होता है? एक्टिविटी 6.1 में हमने क्या करा, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। फ्रिक्शन के ऊपर है। फ्रिक्शन हम कल पढ़ चुके हैं वैसे, बेसिकली फ्रिक्शन के ऊपर है। तो इसमें क्या करा, कॉइन्स लिए, कॉइन्स, और एक रबड़ बैंड लिया, ठीक है। और कॉइन्स को रबड़ बैंड से पीछे खींचा और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉइन्स जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये सेम एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन हमने जो सरफेस है, सरफेस जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको बदल दिया। यानी पहले वो जो सरफेस था वो सरफेस था प्लेन सरफेस, जैसे कि ग्लास होता है। और फिर हमने एक वुडन सरफेस ले लिया जो कि थोड़ा खुदरा होता है। खुदरा समझते हो ना? यानी रफ सरफेस ले लिया। और जब हमने रफ सरफेस में उन सिक्कों को ऐसे छोड़ा तो वो जो कॉइन्स थे वो ज्यादा दूर तक नहीं गए, थोड़ी ही दूर जाके वो रुक गए। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा? दूसरे केस में वो कॉइन्स जल्दी क्यों रुक गए? कोई बताना चाहेगा क्या? दूसरे केस में
वो कॉइन्स बेटा जल्दी क्यों रुक गए? किसी के पास एक्सप्लेनेशन है इसका? कोई बताएगा? कोई है महारथी हमारे बीच में जो ये बता पाएगा? हाँ, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से रुके। लेकिन दूसरी बार क्यों रुके? क्योंकि जो रफ सरफेस होता है ना बेटा, जो रफ सरफेस होता है उसके पास फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो इस एक्टिविटी से हम यही प्रूव करते हैं कि जो स्मूथ सरफेस होता है, चिकना सरफेस होता है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है, और जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो इस एक्टिविटी एज सच कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, बट इसका ऑब्जर्वेशन याद रखना कि जो रफ सरफेस होता है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जबकि जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें लेस फ्रिक्शन होता है। बस बस, ठीक है, बस इतना सा है, इतना सा है। इस एक्टिविटी से बस हम इतना ही प्रूव करते हैं, सिंपल है। ये बात शायद आपको पता भी होगी ऑलरेडी, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई रफ सरफेस है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी चीजें रुक जाएंगी। अगर सॉफ्ट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो फ्रिक्शन कम होगा, चीज आगे बढ़ती जाएगी। इसका एग्जांपल होता है बर्फ। बर्फ पे अगर तुम चलोगे ना तो बर्फ पे तुम्हारे पैर फिसलेंगे। क्यों फिसलेंगे? क्योंकि भाई बर्फ है, वो बर्फ स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं है। बट अगर तुम नॉर्मल रोड पे चढ़ोगे तो रोड पे तुम आराम से चल सकते हो। चलो अब बात करते हैं इनर्शिया की। भैया इनर्शिया क्या होता है? पहले डेफिनेशन देखें, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा। आ जाओ डेफिनेशन देखते हैं। इनर्शिया फॉर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहां से एक बार रीड करो। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्या इससे तुम्हें कोई चीज समझ में आई? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया बेटा, मैं समझा देता हूं। अरे मेरी जान, मैं समझा दूंगा। सुन, देख, एक एग्जांपल समझते हैं। कल आपका सुबह स्कूल है, स्कूल के लिए आपको 6 बजे जगना है। बट क्या होगा कि जैसे ही अलार्म बजेगा तो आपका मन क्या करेगा कि यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी सी नींद और अगर मिल जाए ना, आज जीवन में मजा ही आ जाएगा, आज स्कूल ना जाए तो कितना मजा आ जाएगा। यानी तुम उस जगह पर, बेड पे तुम सोना चाहते हो, है ना? होता है ना, होता है ना? तो यानी तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज को। यानी तुम्हारी बॉडी कहती है कि अरे भाई उठना नहीं है यार, बस सोते ही रहना है। इसका एक और एग्जांपल, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आप अपने बेड पे लेटे होते हो और मान लो आपको पंखे को बंद करना है या पंखे को चलाना है, तो आपका मन नहीं करता, वहां तक उठ के कौन जाएगा, पंखे को कौन ऑन या ऑफ करेगा। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम सबकी बॉडी के पास एक चीज होती है जिसको हम साइंस में बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट एनी चेंज। यानी अगर मैं रेस्ट में हूं तो मेरी बॉडी चाहेगी कि भाई मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर मैं मोशन में हूं तो मेरी बॉडी चाहेगी कि भाई मैं मोशन में ही रहूं, मैं रेस्ट में ना आऊं। इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोल रहे हैं इसको? इसको हम बोल रहे हैं इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं इसको? इनर्शिया। ठीक है, तो यानी यानी इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये मतलब बड़ी इजी चीज है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। एक मिनट रुकना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, क्या बता रहा था मैं तुम्हें कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया, है ना? तो अब से बेटा, अब से क्या करना है तुम्हें? अब से अगर तुम्हारा सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, अब से अगर तुम्हारा सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, है ना, और तुम्हारी मम्मी तुमसे कह रही है कि यार तुम कितने ज्यादा आलसी हो, तुम तो बहुत बेकार हो, कितना आलस करते हो, तो तुम्हें बेटा मम्मी को बताना, मम्मी एक साइंस का प्रिंसिपल होता है,
जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया ये कहता है कि अब बॉडी इन रेस्ट वॉन्ट्स टू बी इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो एक्चुअली में हम आलसी नहीं है, हमारे शरीर की गलती है, हमारे अंदर इनर्शिया है। इनर्शिया जिसमें जितना होगा वो उतना ही ज्यादा आलसी होगा, उतना ही ज्यादा आलसी। बात समझे क्या, बात समझे क्या? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज याद रखना, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास होता है ना उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा लोग बोलते हैं ना कि मोटे मत हो, मोटे हो जाओगे तो आलसी हो जाओगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। और अगर आप फिर रेस्ट पे हो तो आपकी बॉडी कहेगी कि हमें रेस्ट पे ही रहने दो, है ना, है ना। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा वेट आपकी बॉडी में, मास बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे इनर्शिया बढ़ता है और आप आलसी हो जाते हो लॉजिकली, राइट। भैया मम्मी साइंस टीचर है, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा सुन के। ठीक है, चलो चलो ठीक है। इनर्शिया समझ में आ गया, इनर्शिया समझ में आ गया, आ गया। अब बेटा इनर्शिया ना तीन टाइप का होता है, समझना। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या होता है पहले देखते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, डेफिनेशन देखो। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। समझाता हूं बेटा, सुनो। इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर मैं चल रहा हूं तो मैं चलना ही चाहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स मुझ पे ना लगे। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, ठीक है। तुम इमेजिन करो तुम गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर हो तो तुम्हारी बॉडी भी मोशन में है, गाड़ी के अंदर बैठे हो तो गाड़ी मोशन में तो तुम भी मोशन में हो। अब लगा अचानक से ब्रेक, ब्रेक लगते ही तुम्हारा शरीर कहां जाता है बेटा, आगे जाता है या पीछे जाता है? इमेजिन करो, ब्रेक लगा, शट, ब्रेक लगा, शट, आगे गया। क्यों? क्यों? क्योंकि ना गाड़ी में तो ब्रेक लग गए, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है उसके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी तुम्हारी बॉडी चाहती है कि मैं आगे अगर जा रही हूं तो मैं आगे ही जाती जाऊं, मैं रुकू ना। पर जैसे ही ब्रेक लगता है तो क्योंकि तुम्हारी बॉडी आगे जाना चाहती है इसलिए तुम्हें झटका लगता है और तुम ऐसे आगे जाते हो, और इसी वजह से बोलते हैं सीट बेल्ट पहन के रखनी चाहिए। बात समझ में आई? एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या होता है, कोई बताएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द ऑब्जेक्ट at rest will stay at rest unless an external force act on it। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बताएगा कोई? इसका क्या मतलब है? देखो भाई, अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है। मान लो एक बस में तुम खड़े हो, है ना, दिल्ली की बस में आपका स्वागत है दोस्तों। बस में आपने हैंडल पकड़ा हुआ है और आप बस पे ऐसे लटके, है ना, है ना, ऐसे बस में ऐसा आता है, ऐसे, है ना? दिल्ली की बस में किसी ने ट्रैवल करा हो तो ऐसे, ठीक। तो आप देखो बस में तुमने ऐसे पकड़ के खड़ा है। अब जैसे ही बस चलेगी, चलने से पहले तुम रेस्ट पे हो, तुम रेस्ट पे हो, बॉडी रुकी हुई है। अब जैसे ही तुम बस आगे बढ़ने लगेगी तुम्हारा शरीर ऐसे ऐसे जाएगा पीछे। इमेजिन करो ऐसे जाएगा पीछे, है। इमेजिन करो मैं तुम्हें अपनी लेजेंड ऑल्टो में बैठा दूं और मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूं। अच्छा चलो लेजेंड ऑल्टो छोड़ो, अभी तुम 9th क्लास में हो। अगर तुम बेटा 9th क्लास के अंदर टॉप करते हो तो मेरा ये वादा है मैं अपनी गाड़ी डिफेंडर के अंदर, है ना, अगर तुम टॉप करते हो, अपना जिला टॉप कर लेते हो, अपनी स्टेट टॉप कर लेते हो, तो बेटा मैं अपनी अपनी खुद की गाड़ी के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर तुमको बैठा के ड्राइव दूंगा, है ना। अपन दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे बेटा, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। हाँ, तो इमेजिन करो मैंने तुम्हें अपनी लेजेंड ऑल्टो में बैठाया और लेजेंड ऑल्टो में मैंने अचानक से नाइट्रोज ऑन कर लिए। अब क्या होगा, जब गाड़ी अचानक से मोशन पे जाएगी तो तुम पीछे जाते हो, ऐसे तुम ऐसे पीछे जाओगे। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी चाहती है रेस्ट पे रहे, लेकिन अगर आप मोशन में चले जाओगे तो आपकी बॉडी पीछे आएगी, क्योंकि बॉडी को तो रेस्ट पे ही रहना है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो चैट में पी के लिख दो, समझ गए हो तो चैट में पी के लिख दो। अब तीसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, तेज स्पीड में हूं, तेज स्पीड में हूं। अब अचानक से अगर मैं गाड़ी को यहां मोड़ू, इमेजिन करना, अचानक से अगर मैं गाड़ी को यहां मोड़ू तो मेरा शरीर ऐसे अपोजिट साइड में जाता है। अगर मैं गाड़ी को यहां मोड़ू शरीर इधर जाएगा, अगर गाड़ी को मैं यहां मोड़ू शरीर इधर जाएगा, अगर यहां मोड़ू यहां, अगर यहां मोड़ू यहां, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्यों?
क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है कि हमारी बॉडी चाहती है कि एक ही डायरेक्शन में चलते रहें, लेकिन जैसे ही हम डायरेक्शन बदलते हैं तो बॉडी उसको अपोज करती है और दूसरी डायरेक्शन में बॉडी चली जाती है। ठीक, डन। तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो जल्दी से बता दो। बताओ। नहीं है, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। भैया बाल कटवा लो, बाल बाल तो मैं अभी बाल बड़े कर रहा हूँ यार, अभी बहुत बड़े करूंगा बाल, इतने इतने कर लूंगा, इतने इतने यहाँ यहाँ तक, फिर कटवाऊंगा। ठीक है, बाल बड़े करने को तो मैं कर लूं, पर फिर मुझे घर भी तो आना है, मेरी मम्मी मारेंगी मुझे यार, क्या करूं यार मैं, है? तुम्हारे साथ भी होता है क्या? तुम्हारी मम्मी डांटती है तुम्हें अगर तुम बाल बड़े करते हो? लड़कों से पूछ रहा हूं मैं, ऐसा होता है क्या? बताओ, बताओ। भैया अगर आप टाइटैनिक में होते तो टाइटैनिक कभी नहीं डूबती, मैं टाइटैनिक में होता तो टाइटैनिक क्यों नहीं डूबती? ये क्या लॉजिक है बेटा? मैं टाइटैनिक में हूं तो टाइटैनिक काहे नहीं डूबेगी? ये क्या हुआ? हाँ? क्योंकि आपको देखकर ग्लेशियर पिघल जाता। अरे भाई, चप्पल पता है? चप्पल, चप्पल का साइज पता है मेरा कितना है? चप्पल का साइज पता है? छप जाएगा गाल में। आगे बढ़ो। Why does a person standing in a bus fall backward when the bus is suddenly start moving? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो, अब ये वही है कि अगर अचानक से बस चलने लगती है तो हम पीछे क्यों जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी बॉडी चाहती है हम रेस्ट पे रहें, लेकिन जैसी बॉडी मोशन पे जाती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट आवर बॉडी फॉल्स बैकवर्ड, बॉडी पीछे चली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Why does person standing in moving bus fall forward when driver applies a brake? Due to inertia of motion। हमारी बॉडी मोशन में, वो चाहती है मोशन में रहे, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा तो वो आगे की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। वाई आर सीट बेल्ट यूज्ड इन कार एंड अदर व्हीकल? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सीट बेल्ट क्यों होता है? क्योंकि आवर बॉडी फॉलोज इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट, सबको पता है। व्हेन दी ब्रेक आर अप्लाइड, जैसी ब्रेक लगते हैं ना बेटा, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आवर बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो गिरती है ना? तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए सीट बेल्ट होती है। तो अगर आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरती है तो सीट बेल्ट लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली, और आप आगे नहीं जाते और आप बच जाते हो। इसलिए सीट बेल्ट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीट बेल्ट प्लीज पहना करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। वाई डू वी गिव मेनी जर्क टू वेट क्लोथ्स बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई? जर्क का मतलब क्या होता है बेटा? जर्क का मतलब क्या होता है? जर्क का मतलब क्या होता है बताओ? जर्क का मतलब क्या? हाँ, झटके, बहुत बढ़िया। यार एक तो जेनजी के लिए ना हर चीज के दो दो चार चार अलग अलग मतलब है यार। भाई तुम जेनजी भी नहीं हो, तुम तो जेन अल्फा हो भाई। तुम्हारी जनरेशन के लिए तो क्या बोलते हैं, हर हर शब्द के छह छह मतलब हैं। तुम यार तुम पिटपिटा जाओगे मुझसे। सुनो, झटका यानी अगर एक क्लोथ होता है तो क्लोथ को ऐसे करते हैं मम्मी, ओह ओह ऐसे करके, है ना, ओह ओह, जैसे कि ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का थैला, ये देखो, इसको ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे, ये ये है जर। तो ऐसे क्यों करते हैं? कपड़े ऐसे क्यों सुखाते हैं? पता है क्यों? इसका रीजन क्या, समझना। आपके कपड़े के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है, जैसे ही आप झटका देते हो तो जो कपड़ा होता है वो तो मूव करने लग जाता है, पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें क्या होता है बेटा? उनमें उनमें बताओ क्या है? उनमें क्या है? सोचो, सोचो, उनमें क्या है? उनमें है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, इसलिए कपड़ा तो मूव करता है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो जो है सारी ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं, राइट। Jerk causes the water droplets in the cloth to separate from the fabric. When clothes are suddenly moved, the water droplets tends to remain at the rest due to inertia.
एंड फॉल्स आउट, ठीक है, वो नीचे गिर जाती है। समझ गया बेटा? अगला क्वेश्चन, why does coin fall into a glass tumbler when card is flicked away quickly? अब ये एक्सपेरिमेंट अभी मेरा ग्लास नहीं है यहाँ पे, वरना मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता, है ना, मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके भी दिखाता। होता क्या है कि अगर आप एक ग्लास लोगे ना, अगर आप एक ग्लास लोगे, ठीक है, उस ग्लास के ऊपर एक कागज रखना, पेपर रखना, और उस पेपर पे कॉइन रखना, ठीक है। अब जब आप पेपर को खींचोगे तो लॉजिकली तो पेपर के साथ कॉइन भी खींचना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं होता, पेपर खिंच जाता है और कॉइन नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉइन के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है ना, तो कॉइन रेस्ट पे ही रहना चाहता है, इसलिए पेपर खिंच जाता है, कॉइन रेस्ट पे रह जाता है और कॉइन नीचे गिर जाता है। समझे बात को? समझे बात को? समझे बात को? The coin remains in the state of rest due to inertia. When card is flicked away quickly, the coin inertia causes it to stay in the place while card moves, so that coins falls straight down into the tumbler. Tumbler यानी ग्लास, ग्लास के अंदर गिर जाता है। डन बेटा? डन बेटा? अगला, why does water spill when you turn around quickly holding a tray? अच्छा, कभी तुम्हारे घर में मेहमान आए, मेहमान सबके आए होंगे, कभी मम्मी ने बोला कि जा मेहमान के लिए पानी का ग्लास ले जा, देखा है? तुमने एक चीज नोट करी है, वैसे तो हम स्टील के ग्लास में पानी पिएंगे, बट जब मेहमान घर में आते हैं तो एक ट्रे निकाली जाती है, कांच के ग्लास निकाले जाते हैं बेटा तिजोरी में से, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक बार मम्मी ने दिया कि यार ये 2 मेहमान आए हैं, तो उसके बाद ऐसा कर कि यार 2 ग्लास जो है वो ले जा, पानी भर दिया फुल लबालब। ट्रे पकड़ी मैंने, ट्रे पकड़ी, ट्रे पकड़ के मैं जा रहा था, ट्रे पकड़ के मैं जा रहा था और मैं ऐसे घूमा मेहमानों की तरफ, मैं घूमा और ग्लास में से पानी नीचे गिर गया और मेरा ऑरा माइनस हो गया बेटा, मेरा ऑरा माइनस हो गया। बट कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो ग्लास के अंदर पानी है ना, उनको चाहिए सेम डायरेक्शन, बट जैसे ही मैं डायरेक्शन बदलूंगा तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पानी मूव करेगा और पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है। The water tends to stay in the state of rest due to inertia. When the tray is turned quickly, the water does not follow the motion on the tray immediately, causing it to spill out. ठीक है, गिर जाएगा। डन? चल, ऑरा माइनस हो गया। पता है मेहमानों के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा ऑरा माइनस होता है यार, लगता है कि ये काम भी नहीं आता ढंग से। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं हुआ? अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे क्या होता था घर पे, जैसे कोई मेहमान आते थे ना, तो मैं घर का क्या छोटा बेटा हूँ, मेरी बड़ी बहन है एक, तो मेरे को भेजा जाता था ये चेक करने के लिए कि कितने मेहमान है। तो मम्मी बुलाती थी किचन में, इधर इधर देख, देख क्या ना, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, देख क्या, देख क्या। फिर मैं 12 जाता था टेढ़ी नजरों से, 1 2 3 4 5, मम्मी 5 5 है, 5 है, 5 चाय पियेंगे, तो फिर 5 की चाय बनाती थी, फिर मैं लेके जाता था 5 की चाय, है ना। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है क्या? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द हेड ऑफ हैमर टाइटेंड बाय बैंगिंग द हैंडल अगेंस्ट द हार्ड सरफेस? अच्छा, तुम्हारे घर में हथौड़ा वथौड़ा है? हथौड़ा है? हथौड़ा है तो छुपा लेना, वरना तुम्हारे जिस दिन नंबर आएंगे तो पापा को हथौड़ा दिख गया तो बेटा या तो हथौड़ा खत्म या तो तुम खत्म, एक ना एक तो खत्म होगा। तो सुनो, हथौड़ा क्या होता है ना, ये इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो निकल जाता है, कभी बार निकल जाता है ना। तो क्या होता है कि ना अपन ऐसा हथौड़ा पकड़ते हैं और अपन ऐसे 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 करा, ऐसे करा, ऐसे करा है, किस किसने करा, किस किसने करा, बताओ किस किसने करा, करा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? अरे क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं बताओ? मैं बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ बेटा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। देखो, आप इस डंडे पे फोर्स लगाते हो, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये नीचे खिसकता जाता है, नीचे खिसकता जाता है, नीचे खिसकता जाता है। ठीक है, ये नीचे खिसकता जाता है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से, है ना। चलो चलो चलो, इसमें क्या डार्क हो गया, इसमें क्या डार्क हो गया, पता नहीं, कुछ भी लिखते हैं। When the handle is struck against the surface, the handle comes to rest, but the head of the hammer, due to inertia, continues moving downward and tightens onto the handle. इनर्शिया की वजह से वो तो नीचे आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। बहुत बढ़िया। अगला,
why does only bottom coin moves when the pile of the coin on the carom board is hit? आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कैरम खेला है, उसमें जब आप ऐसे स्ट्राइकर से मारते हो तो जो नीचे वाला होता है वो मूव कर जाता है ना, नीचे वाला मूव कर जाता है, बाकी सारे के सारे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हो, बाकियों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे स्टे एट देयर ओन पोजीशन, बाकी जिस पे फोर्स लगी है वो मूव कर जाता है। तो यही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की यही प्रॉपर्टी होती है बेटा इनर्शिया की। डन है क्या? डन है। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीनों समझ में आ गए तो चैट में पी के लिख दो। फिर हम पढ़ते हैं न्यूटन बाबा की डिस्कवरी के बारे में। न्यूटन बाबा की जय हो बेटा, न्यूटन बाबा बहुत जरूरी है। बोलो एक बच्चा लिख रहा है, भैया अगर देश के लिए कुर्बानी देनी हो तो हम आज ही हमारी पढ़ाई को कुर्बान कर देंगे। बेटा ऐसी आजादी नहीं चाहिए देश को, ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए देश को, तुम रहने दो, तुम रहने दो बेटा। चलो अब पढ़ते हैं न्यूटन बाबा जी की डिस्कवरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। व्हाट इज न्यूटन बाबा जी का पहला लॉ? किसी को आइडिया है? कुछ पता है? अरे भैया पीछे लिखा हुआ है, पढ़ भी तो सकते हैं हम, पर पढ़ेंगे थोड़ी ना अब मैं बता देता हूं। न्यूटन बाबा जी ने जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बोला कि आ ऑब्जेक्ट, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ ऑब्जेक्ट इन मोशन continues to move with a constant velocity unless a net force act upon a object। या फिर इस नेट फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनलेस अ अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन अ ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम बहुत सिंपल है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन बाबा का पहला नियम, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि एनी ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट और अ ऑब्जेक्ट मूविंग विल स्टे एट मूविंग अनटिल एंड अनलेस अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग गई तो हाँ, तो फिर उसकी पोजीशन बदल जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये स्टेटमेंट याद कर लोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये मैं तुम्हें बता भी चुका हूं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, अगर एक बॉल है, बॉल मूव कर रही है तो वो मूव ही करती चली जाएगी। फिर भैया बॉल रुकती क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन लगती है ना। अगर फ्रिक्शन को हटा दो तो बॉल मूव करती रहेगी, बॉल रुकेगी नहीं कभी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ। An object is moving with a constant velocity. Is there a net force acting upon it? क्या लगता है? क्या कोई फोर्स लग रही है उस पे? नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अगर कोई फोर्स लग भी रही है तो वो बैलेंस्ड फोर्स लग रही होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स तो नहीं लग रही होगी। सिंपल सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ABCD आर गिवन, द नेट फोर्स एक्ट ऑन। इनमें से किस में फोर्स लग रही होगी, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होगी? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये करेगा उसको फिर टॉफी मिलेगी, एक मेलोडी की टॉफी। बताओ। सी, सी लिख रहे हैं बच्चे, सी लिख रहे हैं, वापस से पढ़ लो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ये स्लोप सीधी है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन अगर वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है? नहीं। सेम स्पीड पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती। ये गलत हो गया। इसमें तो पोजीशन मूव ही नहीं कर रही है, तो रेस्ट पे है, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है बेटा। इसमें देखो ऐसा ग्राफ है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये कब होगा? जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी और आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
बहुत बढ़िया, जिसने सही उत्तर लिया है लो भाई एक टॉफी। टॉफी मेलोडी, मेलोडी। अरे ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया भाई, मेलोडी है ना, बस ऐसे ही समझ लो, एम लिख देता हूँ मेलोडी। भाई बच्चे लिख रहे हैं भैया कैंडल लग रही है, कैंडल, मेलोडी, ठीक है। अच्छा एक एक वो है कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक टास्क रखते हैं आप सब आरंभ बैच के बच्चे हो, एक टास्क रखते हैं बेटा कि अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करा रहा हूं और अगर तुम उसको गलत करते हो, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, यह आरंभ बैच के बच्चों के लिए स्कीम है एक, और तुम गलत कर रहे हो, तो तुम उनके नंबर को नोट करके रखो, है ना, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 2 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, और उतनी ही तुम मेलोडी की टॉफी रख लेना। फिर जब भी अपन मिलेंगे ना बेटा, तो सारी मुझे तुम दे देना ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अगर मान लो पूरे आरंभ बैच में तुमने 50 क्वेश्चन करे, तो एक एक टॉफी उसमें ऐड करते जाना बेटा। जब भी अपन मिलेंगे भविष्य में, तब अपन वो 50 टॉफी का कर्ज रहेगा तुम पे मेरा, और तुम मुझे वो 50 टॉफी दे देना ठीक है, चलो भाई डन है, प्रॉमिस हो गई अपनी, वादा है, वादा। चलो आगे बढ़ते हैं ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच हैज नो नेट फोर्स देखो, अगर कोई नेट फोर्स नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है, और पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि या तो रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे, दोनों पे नेट फोर्स जीरो होगी, दोनों पे नेट फोर्स जीरो होगी, ठीक है, ठीक है, डन, डन, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए डन है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity this on a frictionless horizontal table, what force is required to keep it moving with the same velocity? अगर मुझे सेम वेलोसिटी से इसको मूव करना है, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो कि एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर मुझे उसी वेलोसिटी से उसको मूव करवाना है और फ्रिक्शन नहीं है, तो मुझे कोई फोर्स देने की जरूरत ही नहीं है, वो मूव ही करता रहेगा, तो फोर्स की वैल्यू आएगी जीरो, शून्य है। हाँ, जितनी तुम्हारी लाइफ में उसकी वैल्यू है, उसकी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू है, जो भी है, ठीक है इसको बताओ सॉरी, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल? अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, तो कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट इफ इज एट रेस्ट, बिल्कुल सही, पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ इज ऑलरेडी मूविंग, पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी बढ़ती है, 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 लैग नहीं हुआ बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि वीडियो अटक गई है, ठीक है, चलो अगला Example 6.2, a person exerting a force on a moving box in a forward direction which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and floor. Will the box continue moving or will it come to rest after some time? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या बोला है कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं एक बॉक्स पे, और वो फोर्स बराबर है जितनी की फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगेगी, तो क्या बॉक्स मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन हो गई, और बैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन में मूवमेंट नहीं होता। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है ठीक है बेटा, हाँ बताओ, बताओ, नहीं बट एक मिनट, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, इसमें यह बोला है, इसमें यह बोला है कि बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है ऑलरेडी, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं और जितनी फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके बराबर है, लेकिन फिर भी बॉक्स मूव कर रहा है, तो क्या अब बॉक्स मूव करेगा या वो रेस्ट पे आ जाएगा? क्या लगता है? देखो
ये कंडीशन है बैलेंस्ड फोर्सेस की। और बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि जो हो रहा था वही होगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी पे मूव करता रहेगा, और अगर वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगा। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल मूव, इट विल कंटिन्यू टू मूव, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे कुछ फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज, है ना। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बॉक्स ऑलरेडी मूव कर रहा है। डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, बताओ जल्दी। डन है, आगे बढ़े, मोमेंटम स्टार्ट करें, मोमेंटम, मोमेंटम स्टार्ट करें। ब्लैक स्क्रीन कैसे आ गई भाई, क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन कैसे आ गई भाई? अब ठीक है। चलो, ब्लैक स्क्रीन का मतलब पता क्या होता है कि क्लास लंबी होने वाली है दोस्तों। नहीं नहीं, लंबी नहीं लेंगे क्लास। अच्छा ये बताओ, ऑनेस्टली पूछ रहा हूं, जैसे कि केमिस्ट्री तापुर मैम पढ़ा रही हैं, और बायोलॉजी आपको अंजलि मैम पढ़ा रही हैं, और फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? बायो और केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, मेरे को भी अपना फीडबैक दे दो। मतलब तुम्हें सबसे अच्छी तरीके से क्या समझ में आ रहा है? फिजिक्स समझ में आ रहा है, बायो समझ में आ रहा है अंजलि मैम से, या फिर केमिस्ट्री तापुर मैम से समझ में आ रहा है? क्योंकि एक एक चैप्टर तो आपने सबके पढ़ ही लिए, तो अब मैं एक बार आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ताकि हम आगे की चीजें भी थोड़ी उस हिसाब से कर पाए। बताओ। ऑनेस्ट फीडबैक मुझे तो दे सकते हो भाई, मुझे तो दे सकते हो, मुझे तो दे सकते हो, हमारा ही नेक्स्ट टॉपर से, टेंशन मत लो। फिजिक्स बायो, फिजिक्स बायो, बायो समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। केमिस्ट्री नहीं आ रहा तुम्हें समझ में? बहुत कम बच्चे केमिस्ट्री लिख रहे हैं, क्या हो गया? टापुर मैम अच्छा पढ़ाती है नहीं पढ़ाती तुम्हें क्लासेस में बेटा? बताओ। हम्म, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत होती है ना तो मुझे बता दिया करो, जैसे कि एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टीचर से बात कर सकता हूँ, है ना। मेरे पास तो अथॉरिटी है ही भाई, है ना, हमारा ही नेक्स्ट टॉपर है। तो मैं कम से कम टीचर से बात कर सकता हूँ और उनको बोल सकता हूँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे कोई दिक्कत आती है ना, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैम को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, या फिर तुम्हें मेरे भी लगे कि यार भैया फिजिक्स में आप ना उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी ऐसा लगता है, तो तुम मुझे बता सकते हो, एटलीस्ट मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ, राइट। तो तुम मुझे बता सकते हो, तो वी विल इम्प्रूव दैट थिंग, ठीक है। हम हमेशा सीखते हैं और हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता बेटा, इस बात को समझो, है ना। हम हमारा 110% देते हैं, नेक्स्ट टॉपर के सारे टीचर बेस्ट है, ऑसम है, लेकिन अगर आप फीडबैक्स दोगे तो उससे क्या होगा कि हम और बेटर बन पाते हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुमसे बात करके, फीडबैक्स जानना, उन चीजों को हम इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री बोरिंग लगता है। चलो, मोमेंटम, मोमेंटम करें, मोमेंटम स्टार्ट। मोमेंटम क्या है दोस्तों? मोमेंटम बेसिकली फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, कुछ नहीं है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे वाले पी से, पी, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, बस, सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट होता है बेटा केजी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब याद रखना, जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहां पे डायरेक्शन बड़ी जरूरी है कि मोमेंटम कहां लग रहा है, राइट। मोमेंटम कहां लग रहा है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। मोमेंटम का एग्जांपल क्या है, ऐसे समझो, मोमेंटम को आप एक टर्म से समझ सकते हो, मोमेंटम है चोट, मोमेंटम है चोट, क्या बेटा? चोट, है ना, चोट। चोट यानी ऐसे समझो कि एक ट्रक है, एक बड़ा सा ट्रक है, बहुत भारी ट्रक है, अगर तुम उसके सामने आ जाओ तो तुम्हें क्या होगा? चोट लग जाएगी, दर्द हो जाएगा, होगा नहीं होगा?
क्यों? क्योंकि उस ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। तो क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना, तो उससे तुम्हें चोट लगेगी। ठीक है, मान लो एक छोटी सी गाड़ी है ना, एक बच्चा चला रहा है छोटी सी गाड़ी, है ना, उस गाड़ी का मास भी कम है, उसकी वेलोसिटी भी कम है, तो क्या उससे तुम्हें चोट लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। तो मोमेंटम को तुम रिलेट कर सकते हो चोट से। जिसका मोमेंटम ज्यादा है ना, उससे तुम्हें चोट बहुत लगेगी, और जिसका मोमेंटम कम है उससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी। भैया एक बच्चा लिख रहा है, मर गया मैं तो ट्रक के सामने आके। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ठीक है। ये मोमेंटम मैंने आपको क्यों बताया बेटा? ये मोमेंटम मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि मोमेंटम ना किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। तो बड़े बेसिक बेसिक इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसे बड़े बेसिक क्वेश्चन आते रहते। टू ऑब्जेक्ट of mass 2 kg and 4 kg are moving with the same velocity which have a greater momentum। किसका ज्यादा मोमेंटम होगा? इसका। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। वेलोसिटी दोनों की सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। राइट? अगला, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी 5 kg मूविंग विद द वेलोसिटी? ट्राई करो इसको, आंसर दो, आंसर दो इसका। कर लोगे बेटा, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करना है यार। ठीक है, बेसिक चीजें हमें मोमेंटम की आ गई समझ में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में और आपको मोमेंटम का करा देता हूं। मुझे बताना, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ए का जो मास है वो है 2 kg और इसका मास है 3 kg। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी? किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, ए या बी? ए या बी, जल्दी बता दो। बड़ा इजी है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। निकाल लो दोनों का मोमेंटम, निकाल लो बेटा। पहले मोमेंटम निकाल दो ए का, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मोमेंटम निकाल दो बी का, बी का निकालोगे तो 3 इंटू 4, तो ये आ गया 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है बी का मोमेंटम ज्यादा है। बहुत सही। तो ये हो गया मोमेंटम। बेसिक मोमेंटम समझ में आया क्या मेरी जान? आया नहीं आया? जल्दी बता दो, बोल दो, बोल दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूटन बाबा जी के सेकंड लॉ की तरफ। मोमेंटम पढ़ाना बेटा इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो न्यूटन बाबा जी थे, इनका दूसरा लॉ मोमेंटम पे बेस्ड है। इन्होंने क्या बोला देखना बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। पहले तो स्टेटमेंट तुम्हें याद करनी पड़ेगी, बट इसका मतलब मैं समझाता हूं। क्या बोला न्यूटन बाबा ने कि अगर किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फोर्स के। एग्जांपल देता हूं। मेरी गाड़ी थी, पहले वो एक स्पीड पे चल रही थी, अब मैंने ना गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या मोमेंटम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंटम एम वी, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ गया। तो सवाल यह है कि वो जो मोमेंटम बढ़ा है उसको बढ़ाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ी होगी। अब वो जो फोर्स है, न्यूटन बाबा का लॉ बोलता है कि वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी जो पहले मोमेंटम था माइनस, नहीं जो अब मोमेंटम है माइनस जो पहले मोमेंटम था, डिवाइड बाय टाइम। ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसको हम लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई टी। डेल्टा का मतलब होता है, ये जो ट्राइंगल वाला साइन होता है इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है बेटा? क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? चेंज। ठीक है,
तो यानी न्यूटन बाबा जी का बड़ा सिंपल सा नियम, जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यानी जिस फोर्स की वजह से वो मोमेंटम बदला है, उस फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा? इसके। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो यहां पे मैं एक छोटी सी डेरिवेशन करना चाहता हूं बेटा, डेरिवेशन को बड़े ध्यान से देखना। अब इमेजिन करते हैं एक बॉडी है, इमेजिन करते हैं एक बॉडी है, पहले उसका जो मोमेंटम था वो था अब P2 है, पहले उसका P1 था, डिवाइड बाय टाइम हो गया, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताना चाहेगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एग्जांपल देते हैं एक गाड़ी का, पहले जो गाड़ी थी उसका जिसका मास m है, पहले उसकी वेलोसिटी u थी, लेकिन हमने फोर्स लगाई और अब उस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो v हो गई, ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं P2 कितना मोमेंटम है? mv, mv पहले कितना था मोमेंटम? mu डिवाइड बाय टाइम। देखते चलना बेटा, देखते चलना, देखते चलना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं m को कॉमन ले लूंगा, यह आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? देखा देखा सा लग रहा है? कहीं तो देखा है तुझे, कहीं तो देखा है तुझे, पर कहां देखा? अरे एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, बहुत बढ़िया। तो मैं लिख सकता हूं एम ए, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लेता हूं यहां पे k। क्या कांस्टेंट लेता हूं? k। और फिर मैं k की वैल्यू बेटा 1 पुट कर देता हूं, मेरा मन है बेटा, मैंने 1 पुट कर दी, तो फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू एम ए। और यही हमें यहां से डिराइव करना था, दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? एक बार फिर रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? P2 माइनस P1। एक गाड़ी थी जिसकी पहले वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, तो बाद में मोमेंटम कितना हो गया? mv, पहले कितना था? mu। तो मैंने लिख दिया mv माइनस mu डिवाइड बाई टी, m कॉमन ले लिया, v माइनस यू बाई टी कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। डन है क्या बेटा? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? समझ आ गया तो चैट में पीके लिख दो, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन है जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं। अब अपन क्या करेंगे, हमने एक चीज प्रूव कर दी है जो कि है F इक्वल्स टू एम ए, यानी हमें पता चल गया फोर्स डिपेंड करती है मास पे और एक्सेलरेशन पे। दो चीजों पे डिपेंड करती है फोर्स, किस पे? मास पे और एक्सेलरेशन पे। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये हमें पता चल गया। अब कल हम क्या करेंगे बेटा? कल हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जानेंगे, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स को भी करेंगे। आज की सभा यहीं पर ही अंत करते हैं। आज रात को एसीपी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एसीपी इस चैप्टर की आज हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने एसीपी खोली है ना भाई, या नहीं खोली, एसीपी खोलते हो ना, तो एसीपी पे जब आप ओपन करोगे ना बेटा, तो क्या क्या होता है कि एसीपी के लास्ट में सॉल्यूशन से पहले ना मैंने हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज तोड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा होगा कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ से कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, एसीपी अपलोड हो जाएगी तो आप अब फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन कर सकते हो और आप सेकंड लॉ के क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड लॉ के जो क्वेश्चन है वो आप सारे कर सकते हो। कभी खोली है एसीपी या नहीं खोली? अरे ओ मूर्ख, नहीं खोली ना तूने एसीपी, बच्चे कह रहे हैं ये कहां होता है भैया, तूने एसीपी नहीं खोली ना,
यार बड़ी इतनी मेहनत से एसीपी बनाता हूँ और तुम खोलते, शर्म नहीं आती तुम्हें? भैया रक्षाबंधन पे क्या लिख रहे बेटे? रक्षाबंधन पे अपनी दीदी को, बहन को गिफ्ट क्या करोगे? महंगा गिफ्ट करोगे या सस्ता? महंगा सस्ता तो बेटा चलता रहता है, महंगा सस्ता तो चलता रहता है ना? महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे ना, हमारे राजस्थान में कहावत होती है, बात पीसा की कोनी, बात जुबान रही है। जो समझेंगे वो समझेंगे। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो, बात पैसे की नहीं है ना? पैसे की बात थी नहीं कभी, बात जुबान की है। जो जुबान दे दी वो जुबान दे दी। राजस्थान की हिस्ट्री हमेशा से ऐसी रही है। यहाँ के जो योद्धा रहे हैं, उन्होंने अगर जुबान दे दी तो जुबान दे दी, फिर पीछे नहीं हटते। ठीक है, चले चले भाई, राधिका की मम्मी वाली स्टोरी सुना दो। भैया ऐसे थप्पड़ मारूंगा। कभी और करेंगे, कभी और करेंगे, ठीक है? अभी के लिए बेटा यहीं पर ही समाप्त करते हैं आज की इस क्लास को। सी ऑल टुमारो। अरे निर्माण बैच का लोगो लगा दिया है। ये देखो भाई, ये देखो, पकड़े गए आज पीपीटी वाले। दोस्तों क्या कर रहे हो? सैलरी नहीं लगेगी क्या? इनकी सैलरी काटनी पड़ेगी, है ना? पकड़े गए आज। चलो मिलते हैं, कल 8 बजे क्लास है ना, कल वेडनेसडे, ठीक है? कल मिलते हैं, जब तक के लिए लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, सी यू सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम, सी यू, बाय बाय, बाय बाय, जाओ जाओ जाओ।